जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोरिल्ला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स और रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो पद आया है, उससे संबंधित गोरिल्ला क्लासेस के द्वारा आपका जो पेपर है वो बेहतर जाए, इसलिए कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें ऑलरेडी जो चंद वंश है उसको हमने समाप्त कर दिया है। अब हम शुरू करने वाले हैं जो गढ़वाल का एक बहुत महत्वपूर्ण वंश है, जिसे हम परमार वंश कहते हैं। अब हम उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले आइए देख लेते हैं गोरिल्ला क्लासेस आपको कितने कम मूल्य में आपको ये कोर्स ऑफर कर रहा है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो कोर्स आपको पड़ेगा वो पड़ेगा मात्र आपको बिलो 4000 यानी कि 3999 का ये कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है गोरिल्ला क्लासेस की तरफ से। और ये जो कोर्स है, इसमें जो किताबें यूज की जा रही हैं वो एक पीसीएस लेवल की है। तो आप निश्चिंत रहें, अगर लेवल टफ भी आता है, कठोर भी आता है, तब भी आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जैसे चंद वंश में हमने पढ़ लिया है कि किस तरह से सोमचंद शिकार करने आता है कुमाऊं के क्षेत्र पे, हिमालयन क्षेत्र पे। तो वहीं पर मुलाकात होती है ब्रह्मदेव से, और ब्रह्मदेव अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कर देता है, और किस तरह से उसको दहेज में भावर और तराई का कुछ क्षेत्र देता है, और वैसे ही चंपावत का कुछ हिस्सा देता है, जहां पर हमें दिखता है जो सोमचंद है वो चंपावत में एक किला स्थापित करता है जिसको हम राजबुंगा कहते हैं। और कहीं पर कोई हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि चंपावत का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, वो राजबुंगा है। तो इस तरह से हमें स्टोरी हमने देखी थी। वैसा ही हमें कुछ गढ़वाल में परमार वंश के संबंध में दिखता है। शुरू करने से पहले ये देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर जो हमें कहानी मिलती है कि किस तरह से परमार वंश स्थापित हुआ है, वो हमें 4 कहानियां मिलती हैं, ठीक है। तो 4 कहानियों में जो सबसे सटीक कहानी मानी जाती है वही हम आपको पढ़ाएंगे। और जो अजय सिंह रावत जी हैं, जो आप जानते ही हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने भी जिस कहानी को लिया है हम वही कहानी को आधार बनाएंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं परमार डायनेस्टी ऑफ द गढ़वाल। गढ़वाल का जो परमार वंश है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो देखिए यहां पर हमें दिखेगा कि जो अटकिंसन की बात करें, अटकिंसन, ठीक है, एक स्कॉलर्स है, वो क्या कहते हैं, देयर आर 4 क्रोनोलॉजी। एक सेकेंड, वो बताते हैं कि देयर आर 4 क्रोनोलॉजी ऑफ दी परमार रूलर्स ऑफ गढ़वाल। यानी कि गढ़वाल की जो भी हम पढ़ते हैं, वंशावली पढ़ते हैं कि राजा आया, उसका बेटा आया, उसका बेटा आया, तो उस आधार पे, वंशावली के आधार पे हमें 4 कहानियां दिखती हैं, राइट। जो सबसे पुरानी है वो है कैप्टन हार्डविक की। सबसे पुरानी है चारों में से वो है कैप्टन हार्डविक की, जो 1796 में हमें दिखती है, राइट। जो दूसरी है वो हमें मिलती है एक ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गैजेट होता है, एक ऑफिशियल रिपोर्ट हमें मिलती है जो 1849 की है, राइट। और ये बिल्कुल जो हमारे बेकेट साहब हैं, जो बेकेट साहब इस कहानी को स्वीकारते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ये नहीं है कि एटकिंसन कौन है, बेकेट कौन है, क्योंकि एग्जाम में ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये बैकग्राउंड आपका तैयार करना है। हमारा जो तात्पर्य है वो ये बताने का कि कभी कभी हो सकता है हमारे किसी तथ्य से आप सहमत नहीं होंगे, और कारण यही है कि अभी मैंने बताया आपको कि ये जो परमार वंश हम पढ़ेंगे, इससे संबंधित हमें 4 कहानियां मिलती हैं, राइट। और हम कौन सी कहानी लेंगे, क्यों लेंगे, वो भी हम आपको तथ्य दे रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि राजा सुदर्शन शाह, उन्होंने भी एक लिस्ट बनाई थी, एक अनुसूची बनाई थी, जो भी उनके पूर्वज थे उनके बारे में, ठीक है, राजा सुदर्शन शाह। अब क्या है, ये बुक उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है सभासर। सभासर किताब में उन्होंने अपने पूर्वजों की वंशावली बता रखी है, राइट। तो यहां पर एग्जाम वाइज याद रखिएगा कि सभासर पुस्तक किसने लिखी है, वो लिखी है राजा सुदर्शन शाह ने, 2828 में लिखी है, 1828 में, राइट, ये बुक लिखी है। अब देखिए, जो अटकिंसन है, जितनी भी हमें सूचियां मिलती हैं, मतलब जो मैंने बताया आपको 4 कहानियां हमें मिलती हैं, उसमें से जो एटकिंसन है
वो कहते हैं कि जो बेकेट ने बनाई है वो सबसे हमें सही लगती है। क्यों? क्योंकि वो मेल खाती है किससे? राजा सुदर्शन शाह ने जो किताब लिखी है सभासर, उससे। तो इसीलिए हम प्राथमिकता देंगे बेकेट वाली को। बेकेट क्यों? क्योंकि उसका हमें बिल्कुल एक सिमिलैरिटी मिलती है किससे? राजा सुदर्शन शाह की सभासर पुस्तक से। तो याद रखिएगा, हम कहानी किसकी लिखेंगे? बेकेट की, और वही ज्यादातर मानी जाती है, राइट। अब हम देखते हैं बेकेट कौन था। बेकेट क्या था? एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ गढ़वाल था। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये वर्तमान में हमारे गढ़वाल के कमिश्नर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो गढ़वाल है, माफ कीजिएगा, जो उत्तराखंड है, वो 2 मंडलों में विभाजित किया गया है, इसलिए हमें 2 कमिश्नर दिखाई देते हैं। जैसे कि कुमाऊं मंडल के हमारे जो श्री दीपक राउत जी हैं, वो हमारे कमिश्नर हैं। वैसे ही ये हमारे गढ़वाल के हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गढ़वाल के जिनकी ये पिक्चर आपको दिख रही है वो कौन है, राइट। बस ये याद रखिएगा, ये हमारे गढ़वाल के कमिश्नर। तो वैसे ही बेकेट, जब अंग्रेजों का शासन था तो वो असिस्टेंट कमिश्नर थे गढ़वाल के। और लैंड सेटलमेंट विच कमेंस इन 1856 इन गढ़वाल वाज लॉन्च्ड बाय हिम। देखिए, लैंड सेटलमेंट, जैसे बहुत सारे जो है वो फ्रेशर होते हैं, उनको यहाँ जरा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये लैंड सेटलमेंट क्या होता है। देखिए, ऐसा होता है, जो सरकार होती है या जो शासन प्रशासन करने आता है किसी भी क्षेत्र में, तो सबसे पहले उसको राजस्व चाहिए होता है, ठीक है। और राजस्व लेने के लिए कर लगाना पड़ता है, यानी कि टैक्सेस डिवाइड किए जाते हैं और टैक्सेस के द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है। माफ कीजिएगा, टैक्सेस के द्वारा राजस्व लिया जाता है। अब ये टैक्सेस को कैसे लिया जाएगा? जमीन पे लगेगा, क्योंकि देखिए जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जब ये 19वीं शताब्दी के मध्य की बात हो रही है या 18वीं शताब्दी के अंत की बात हो रही है, तो उस समय हमें दिखता है कि ज्यादातर जो राजस्व लगाया जाता था वो खेती पे लगाया जाता था, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रीज तो थी नहीं भारत में। तो इसीलिए होता क्या था कि जमीनों को माप करके, यानी कि उसका मेजरमेंट किया जाता था जमीनों का, और उस आधार पर कर व्यवस्था लागू की जाती थी, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई जमीन है तो जमीन को नाप लिया, इस तरह से नाप लिया और उसको सेटलमेंट कर दिया। जैसे मानते हैं ये 1, 2, 3 जमीनें हैं, ठीक है, थर्ड। तो यहां पर हम देखेंगे कि हो सकता है एक जो जमीन है ये आपके तराई और भाबर वाले क्षेत्र में है, 2 वाली क्या है, ये जो हमारे हिमालयाज हैं और तराई और भाबर का जो क्षेत्र है उसके मध्य पड़ती है, और ये तीसरी जो है ये हमारी काफी हाई एल्टीट्यूड में है, क्योंकि आप जानते हैं जो उत्तराखंड बसा हुआ है उसके काफी जनपदें जो हैं, खासकर गढ़वाल में जो है, जैसे चमोली, उत्तरकाशी, इस तरह की जो जनपदें हैं ये काफी ऊंचाई वाले क्षेत्र में बसी हुई है। तो वहां पर ठंड की वजह से इतना फसल नहीं हो पाती है, तो इसीलिए जमीनों को उनके उपज के हिसाब से उस पर कर की दर, टैक्स का रेट सेट किया जाता था। इसी को हम कहते थे लैंड सेटलमेंट। तो यहां पर आप देखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गढ़वाल में 1856 में जो लैंड सेटलमेंट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे वो किया गया था उस समय के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे बेकेट, उनके द्वारा। अब देखिए, बेकेट साहब ने जब लैंड सेटलमेंट किया गया, अब ध्यान से सुनिएगा ये बात, जब भी अंग्रेज लैंड सेटलमेंट करते थे तो वो उस क्षेत्र का इतिहास पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि इतिहास इसलिए पढ़ते थे जिससे कि उस संस्कृति को समझ पाए कि यहाँ की संस्कृति क्या है। यहाँ पर ऑलरेडी राजा महाराजा कर लगाया करते थे, तो उनको समझना चाहते थे। इसीलिए हमें दिखता है कि बेकेट ने भी एक परमार वंश की वंशावली बनाई थी। क्यों बनाई उसने? क्योंकि उसे लैंड सेटलमेंट करना था। अब आप समझ पा रहे होंगे लैंड सेटलमेंट क्या है। तो इसीलिए जो बेकेट साहब हैं उन्होंने क्या किया है, एक वंशावली बनाई जो कि बिल्कुल समान लगती है किसके? जो सुदर्शन शाह, राजा सुदर्शन शाह ने बनाई, ठीक है, अपनी किस किताब में? अपनी सभासर किताब में, राइट। ये बात आपने याद रखी। अब मुझे उम्मीद है आप समझ पाएंगे, क्योंकि इतिहास को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको समझा जाए। जब हम समझ जाते हैं तो याद भी हो जाता है। आगे देखते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम अ सियोन नोन बाय पिंगल दास। देखिए, एक वंशज हैं बाट फैमिली के, बाट परिवार के एक वंशज हैं जिनका नाम है पिंगल दास। ध्यान दीजिएगा, ये
पहले टिहरी स्टेट के थे। और ये हमेशा क्या होता है, जो भी कोई सेरेमनी होती है, कोई त्यौहार होता है, तो उसमें गाना गाया जाता है। वो आज भी हमें दिखता है, आज भी हमें दिखता है। जो बाढ़ परिवार के जो वंशज हैं, और जब भी गढ़वाल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे विवाह है, चाहे मुंडन है, चाहे कुछ भी है, तो वहां पर एक गीत गाए जाते हैं। किसके द्वारा? जो पिंगल दास हैं, ये वंशज हैं किसके? बाढ़ फैमिली के। उनके द्वारा कुछ गाने गाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है किसको? बाढ़ फैमिली को। कौन दर्शाता है? पिंगल दास। अब एग्जाम वाइज आपने ये याद रखना है कि जो बाढ़ फैमिली है, इसके वंशज कौन है? ये है पिंगल दास, ठीक है। और पिंगल दास किससे जुड़े हैं? गढ़वाल की संस्कृति से। और आज भी आपको जो गाने हैं वो दिखेंगे, जो इनके परिवार वाले हैं पिंगल दास के, वो आज भी हमें दिखते हैं, राइट, गढ़वाल में। और जो पिंगल दास लोग हैं, जो वंशज हैं बाढ़ फैमिली के, ये ज्यादातर किस गांव के हैं? ये हैं आपके पुरोला गांव के, पुरोला गांव के। ये बात आपने याद रखना। आगे देखते हैं, सुदर्शन शाह ने जो सभासर लिखी थी, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है इनके जो भी पूर्वज थे, उनके बारे में हमें काफी अच्छा एक डिटेल एनालिसिस मिलता है, ठीक है। काफी हमें पता चलता है कि परमार वंश क्या था, कैसा था, कैसा उनका शासन प्रशासन था। तो इसका श्रेय जाता है सुदर्शन शाह की किताब जो है सभासर। और यहां पर आप देख रहे होंगे, जो भी उत्तराखंड के निवासी हैं, खासकर गढ़वाल क्षेत्र के, कुमाऊं के भी, वो इनका नाम अच्छी तरह जानते होंगे। ये है नरेंद्र सिंह नेगी जी। ये एक लोक गायक हैं, खासकर गढ़वाली भाषा में ये गाते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर कुछ संगीत से संबंधित बातें करने वाले हैं। आइए देखते हैं। अब वही जो बाढ़ जो गीत हैं, जो मैंने बताया था, जो बाढ़ गीत होते हैं, जो फोक सॉन्ग्स हैं, तो बाढ़ संगीत है जो गढ़वाल का, इसको हम पवाड़ा या पवारा भी कहते हैं, और खासकर पवाड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक इसको जाना जाता है पवाड़ा, क्योंकि कुछ लोग फिर नीचे आ गए थे दक्षिण की तरफ और बस गए थे, तो आज भी वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, इसीलिए ये शब्द हमें दिखते हैं। खासकर महाराष्ट्र में इसको पवाड़ा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पवाड़ा है, ये वही, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ये हुई है बाढ़ फैमिली, जो बाढ़ परिवार है उससे हुई है। और ये एक संगीत से जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, पवाड़ा, ये बात अपनी याद रखनी है। अब देखिए, जो एक शिवेलियस सॉन्ग, जो शौर्यपूर्ण गीत होते हैं परमरास का, वो कहलाए जाते हैं परमरास, ठीक है। जैसे हम परमरास वंश के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा चंद कहाँ के हैं? कुमाऊं के। परमरास कहाँ के हैं? गढ़वाल के। वैसे ही परमरा गीत भी है, गीतों का नाम भी है। और ये गीत कैसे हैं? इनका जो भाव है वो कैसा है? शौर्यपूर्ण, राइट, वीर रस वाले ये गीत। आगे देखते हैं। अब जो अभी तक जो आपको मैंने दिया था वो एक इंट्रो है, मतलब हमने ये समझने का प्रयास किया है कि भैया 4 कहानियों में से कौन सी कहानी हम ज्यादा लेते हैं, एटकिंसन वाली। और हमने देखा जो सभासर करके पुस्तक लिखी गई है राजा सुदर्शन शाह के द्वारा, उसको हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है। तो उसी आधार पे अब हमारी यहां से स्टोरी शुरू होने वाली है। तो ध्यान देंगे, कनकपाल द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी इन इंडिया, यानी कि जो परमार डायनेस्टी, जो परमार वंश है, उसका जो संस्थापक है, जो एस्टैब्लिशर है, वो है आपका कनकपाल, राइट। तो आगे देखते हैं। तो बैकेट की लिस्ट के अनुसार कनकपाल जो है वो फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी है। अब इसमें कहा जा रहा है जो कनकपाल है वो असल में धारानगर का है। अब आप ध्यान दीजिएगा, बहुत रिसर्च के बाद ये पता चलता है, काफी किताबें आप जब पढ़ते हैं तब मिलता है। धारानगर अगर आप देखेंगे, गुजरात में भी आपको दिखेगा, तो काफी जो स्कॉलर्स होते हैं वो समझते हैं कि ये जो कनकपाल था ये धारानगर से आया था, और जो कि गुजरात में है। देखिए, ऐसा नहीं है। उस समय की जब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए उस समय ऐसा कोई ट्रेन तो चलती नहीं थी, राइट, और एरोप्लेन भी चलते नहीं थे इतने ज्यादा, राइट, इस तरह से। तो वहाँ का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता था वो ज्यादातर घोड़ों पे होता था, ज्यादातर। तो इतनी अगर मैं मैप देखता हूँ तो ये बहुत बड़ी दूरी होगी उस समय के लिए। कोई राजा मूर्ख ही होगा जो गुजरात से शिकार करने गढ़वाल की तरफ जा रहा है।
तो यानी कि जो धारानगर है, ये कहाँ का धारानगर है? ये धारानगर है यूपी का। तो याद रखिएगा, ये धारानगर है यूपी का। तो हम कह सकते हैं जिस तरह से हमने सोमचंद को देखा था जो इलाहाबाद से संबंधित था, झुरी स्थान से यानी कि इलाहाबाद से, यूपी से, वैसे ही जो कनकपाल था वो भी संबंध रखता था यूपी से। कहां से? धारानगर से। और ये भी बिल्कुल सोनपाल की तरह ये भी गया कहां को? जंगल की तरफ गया, हिमालय जो क्षेत्र है, शिकार करने। और बिल्कुल जैसे वहां पर ब्रह्मदेव की मुलाकात हो जाती है, वैसे ही यहां पर हमें क्या दिखेगा कि जो सोनपाल है वो हमें दिखेगा। ये किससे मिलेगा? ये मिलेगा कनकपाल से। और कनकपाल के व्यक्तित्व से सोनपाल इतना प्रभावित हो जाएगा कि सोनपाल अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर देगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो कनकपाल, यहां पर आप देखेंगे कि उसने अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया है? कनकपाल से। और बदले में क्या दे दिया है? दहेज में क्या दिया है? एक परगना दे दिया है चांदपुर का। दहेज में चंद शासक के समय पे मैंने क्या बताया? दहेज में क्या दिया? चंपावत। और यहां पर दहेज में क्या दे दिया? चंद्रपुर। थोड़ा सा मिलता जुलता आप देखिएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ये हमें इससे पता चलता है कि जो कनकपाल है वो कहीं ना कहीं जो चांदपुर में आया है, क्योंकि चांदपुर उसके नाम पे कर दिया गया है सोनपाल द्वारा। अब जो चांदपुर पे कनकपाल आया है वो माना जाता है 1159 AD में आया हुआ है, यानी कि 12वीं शताब्दी का जो दूसरा सेकेंड हाफ था वहां पर वो आ गया था। कौन? कनकपाल। और यहां पर ये मैंने बता दिया कनकपाल कहां से आया था? धारानगरी। ठीक है, और धारानगरी से। और कहीं पर ये बता रखा है कि जैसे ऊपर आप देखेंगे कनकपाल आया है चांदपुर में 1159 में। और कहीं पर दूसरी स्टोरी से हमें पता चलता है जो कि भक्त दर्शन से हमें पता चलता है कि कनकपाल जो है जो धारानगरी से आया है और गढ़वाल का पहुंचा है 888 AD में। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पर इसलिए ये तुलना की गई कि अलग अलग कहानियां हमें अलग अलग बताती है। इस कहानी के हिसाब से कनकपाल आया है 1159 पे, कहां? गढ़वाल में। और नीचे वाली जो भक्त दर्शन है उसके हिसाब से कब आया है? 888 में, 888 में। तो इसीलिए याद रखिएगा कि कहानी आपको अलग अलग मिलती है। अब एग्जाम वाइज प्रश्न ये नहीं है कि कनकपाल कब उत्तराखंड आया, ये कब गढ़वाल आया, कोई नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि अलग अलग है। क्या सच है क्या झूठ है, कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों में ही ये बात स्वीकारी जाती है कि परमार वंश की स्थापना करने वाला है कनकपाल। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि परमार वंश की स्थापना किसने करी है, तो वहां पर आप आंसर देंगे कनकपाल। राइट। तो देखिए, इस तरह से आपको एक इंट्रो पढ़ाया गया है, जिससे कि अब इसकी सीरीज चलेगी तो डेप्थ में जाएगी। और ये वीडियो इंट्रो इसलिए बनाया गया है जिससे कि आपको पता रहे कि अलग अलग तथ्य कभी आपके सामने आते हैं, अलग अलग किताबें आप लेते हैं, तो वो आप ना करें। आपने एक ऑथेंटिक बुक लेनी होती है, जैसे अजय सिंह रावत की बुक को काफी ऑथेंटिक माना जाता है, उसी पे आपने निर्भर रहना है। एग्जाम के लिए भी वो बहुत ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। तो आइए देखें। अब देखिए, ये जो आप ये कोर्स लेते हैं गोयला क्लासेस का, तो आपको क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा कि इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। राइट। टेस्ट सीरीज दी जा रही है। टेस्ट सीरीज आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगी। हिंदी इंग्लिश में आपका कम्युनिकेशन भी रहेगा, मतलब जो लेक्चर्स हम दे रहे हैं उसमें कम्युनिकेट किया जाएगा आपके साथ। उत्तराखंड जीके पूरी कवर की जाएगी, चाहे वो उत्तराखंड की हिस्ट्री है, जैसे कि आप देख रहे हैं चंद्रवंश हम खत्म कर चुके हैं, परमार वंश हमने शुरू कर दिया, फिर गोरखा पढ़ाया जाएगा, फिर ब्रिटिशर्स पढ़ाया जाएगा, फिर जो इसका आर्ट एंड कल्चर है वो पढ़ाया जाएगा। तो पूरा कवर किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो कोर्स है, अगर आप केवल प्रीमियम लेक्चर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, ये मात्र आपको पड़ेगा 2999 का। वैसे ही आप देखिए, केवल आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, प्रीमियम लेक्चर्स नहीं लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल नहीं लेना चाहते हैं, केवल टेस्ट सीरीज, ये पड़ेगी आपको मात्र 999 की। राइट। और देखिए आगे देखते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। राइट। एग्जाम रिलेवेंट जो भी आपका डेटा है वो इसमें डाल दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपने इस लिंक को फटाफट ज्वाइन कर लेना है। और ऐसे जो लोग हैं जो अभी हमारे बारे में नहीं जानते हैं, उन तक भी ये लिंक आपने पहुंचाना है। राइट।
और ये हमारा नंबर है 24/7, ये एक्टिव रहता है, आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, राइट। ये प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है, आप देख रहे होंगे, लाइक यूपीएससी में हमारी एक्सपर्टीज है, हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान सिविल सर्विसेज और उत्तराखंड इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने कहा था जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं वो एक पीसीएस लेवल के हैं, आपके ये नोट्स आपके पीसीएस में भी काम आने वाले हैं, राइट। तो इस तरह से पंजाब, इस तरह से, तो आप क्या करना है, आपने ये वेबसाइट में जाना है और अपनी डिटेल फिल करनी है, ऑटोमेटिकली हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट बना लेगी, राइट। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि हमने देखा परमार वंश का थोड़ा इंट्रो देखा। अब हम आगे सीरीज पढ़ेंगे, श्रृंखला पढ़ेंगे और कोशिश की जाएगी, जैसे कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा जो मैंने चंद वंश में पढ़ाया है, जिसमें मैंने लिंक कर करके जो हमारी जनरल हिस्ट्री होती है, जैसे कि अकबर इस तरह की, दिल्ली में क्या चल रहा है वो भी मैं लिंक करता हूँ। तो उस हिसाब से हम इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, राइट। तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।